करने जा रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात की थी गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, जिसमें हमने बात की थी किसी से काम करवाना। मैनेजमेंट के फीचर्स की बात की थी हमने, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की बात की थी, उसके नेचर की बात की थी और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट है ये एज अ साइंस है। क्या है? हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो जिसमें हमने पढ़ा क्या था कि जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में पहले से डिफाइन किया गया है कि किस काम को कैसे करना है, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। तो इसीलिए यहां पे हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल। तो देखिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, देखिए प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं। एक तो प्रिंसिपल होता है PAL प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या है आपका? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब एक प्रिंसिपल क्या है? PLE प्रिंसिपल। ये दिख रहा है आपको? यहां पे जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है? यहां पे प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, सिद्धांत, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं, यानी जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए किसी भी वर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। सो बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो डिफाइन किए गए हैं वर्क को मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। क्या करने के लिए? टू मेक वर्क मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। किसी भी काम को समय से किया जाए, कम कॉस्ट में किया जाए, है ना? किसी भी काम को कम समय और कम लागत में अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना है। क्या करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्योल साहब के प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हम समझें तो प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल और एक है हमारा जनरल प्रिंसिपल। दो तरह के प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? एक है हमारा जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो दो तरह के प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं। एक हमारा क्या है? जनरल प्रिंसिपल, और एक है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल की। तो देखिए प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे उससे पहले हमें समझना है कि प्रिंसिपल्स है क्या। व्हाट इज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज प्रोवाइडिंग अ जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है टू मेक वर्क मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। वर्क को और इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव मतलब क्या है? वर्क हमारा कम से कम टाइम में कंप्लीट हो, ऑन टाइम हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। और एफिशिएंट का मतलब क्या है? वर्क कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट हो, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। आ गई बात समझ में? तो वर्क को मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अब हम आते हैं, जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात की हमने तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो क्या है ना? देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या देता है? पहला फीचर है हमारा जनरल गाइडलाइन। क्या है? जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें क्या दे रहा है? जनरल गाइडलाइन। मतलब जो भी ये रूल्स बता रहा है, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बता रहा है वर्क को कंप्लीट करने के लिए, इफेक्टिव करने बनाने के लिए, वो बहुत जनरल है। हम वो जनरली अपनी लाइफ में देखते भी हैं, डेली हम अप्लाई भी कर रहे हैं, डेली हम समझ रहे हैं उसको, बट वी डोंट नो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, सबको एकता का अधिकार होना चाहिए, सभी को समान भाव से देखना चाहिए। ये तो जनरल बात है ना कि सबको बराबर मानना चाहिए। हम लोग क्लास में देखते हैं, हम टीचर से अपने एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टीचर जो है क्लास में सभी बच्चों को बराबर एज्यूम करे, बराबर सबको माने। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा वेटेज दे, एक को वेटेज कम दे। तो हम मानते हैं ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है हमारा, ये प्रिंसिपल है और आपको पता भी है पहले से, तो जनरल बात है। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रिंसिपल्स में बातें बताई गई, जो भी रूल्स बताए गए, जो भी प्रिंसिपल डिफाइन किए, वो सब जनरल है, जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है डेली रूटीन में, बट वी डोंट नो अबाउट दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट क्या कहता है
कि जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ठीक, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। कैसे हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, यानी कोई भी प्रिंसिपल विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं डिफाइन किया गया। जो भी प्रिंसिपल हमने डिफाइन किए हैं, या फ्योल साहब ने या टेलर साहब ने जो भी प्रिंसिपल डिफाइन किए हैं, वो प्रिंसिपल उन्होंने पहले किसी रियल सिचुएशन पे अप्लाई किया है, उसको खुद अप्लाई करके देखा है, अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई करके देखा है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसका रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद उसको एज ए प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है। आ गई बात में, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी प्रिंसिपल डिफाइन नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है यहां तक मेरी बात? फिर आता है इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब जो प्रिंसिपल डिफाइन किए गए वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफाइन किए गए, या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए डिफाइन नहीं किए गए। प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो वहां पे प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई होंगे, हम इंडस्ट्री रन करें केवल वहीं पे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है। Principle can be applied at every type of organization, either it is profitable or non-profitable। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या आता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या है? देखिए, बिना कारण के अगर हम कोई भी काम करेंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं, क्या उसका हमें रिजल्ट दिखाई देता है? बिना बीमारी के हम दवा खाएं तो उसका क्या हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा? नेगेटिव हो सकता है बट पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं दिखता। आ गई बात समझ में? तो इसी तरह से हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन तभी होगा जब कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम अराइजेस इन ऑर्गेनाइजेशन देन वी आर यूजिंग प्रिंसिपल। बिना समस्या के अगर हम कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जो भी प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ही लिए डिफाइन किया गया। ऐसा नहीं कि वो प्रिंसिपल विदाउट, मतलब जो भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा। जितने भी प्रिंसिपल बताए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ही लिए बनाए गए हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो इसलिए जब हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमें देखना है क्या वहां प्रॉब्लम है, तभी हम प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे किसी तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर आप अप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। यही कहता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है यहाँ पे? किसी को डाउट है? चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो प्रिंसिपल थे, जैसे कि हमने देखा था, एक है हमारा जनरल और एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल हेनरी फ्योल साहब ने डिफाइन किया। किन्होंने किया है? हेनरी फ्योल साहब ने। और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने किया। किन्होंने किया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर वो दर्जी वाला टेलर नहीं है ना, समझ रहे? टेलर, रॉस टेलर और कौन से टेलर जो क्रिकेटर हैं वो वाले टेलर हैं ये, ठीक है? तो इन्होंने डिफाइन किया साइंटिफिक प्रिंसिपल। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि ये किसी भी चीज को कहते हैं कि जांच परख के तब काम करो। साइंटिफिक का मतलब क्या है? हर चीज का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। हर चीज के पीछे पहले हमें उसको जांचना है, परखना है, देन उसके बाद डिसीजन लेना है। यहां पे क्या है? एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। क्या किया गया है? रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इन्होंने क्या किया है? एक रेडीमेड सॉल्यूशन दिया है, बट यहां पे कोई डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने बताया है कि यहां पे आप कैसे कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? बट इन्होंने एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। तो अब हम बात करते हैं फ्योल साहब ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है? तो फ्योल साहब ने टोटली 14 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं। कितने? 14 प्रिंसिपल्स। तो पहले तो जानेंगे फ्योल साहब हैं कौन, ठीक है? ये हेनरी फ्योल साहब हैं, ठीक है? इनका जो बर्थ है 1841 में होता है, 1925 तक इनका जीवन काल चलता है। इस जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये पेशे से जो है इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर। और ये एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे। किसमें काम करते थे? कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे।
अब बाद में ये उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बने। क्या बने? मैनेजिंग डायरेक्टर बने। आ गई बात समझ? तो इन्होंने जब उस कंपनी में काम किया, उन्होंने उस कंपनी में बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक काम किया। एज ए इंजीनियर टू मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने वर्क किया। तो इन्होंने हर चीज को फील किया, वहां पे हर लेवल की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? तो ये तो बात हो गई आपकी किनकी? हेनरी फ्योल साहब की। तो इन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की थी 1916, ही पब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, है ना? तो इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उसी में इन्होंने सारे प्रिंसिपल डिफाइन किए थे। आ गई बात समझ में? तो 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने डिफाइन किए थे। कितने किए थे? 14 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए थे। आ गई बात समझ में? तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो फ्योल साहब ने हमें बताए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। क्या आता है? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। देख पा रहे हैं हम लोग? ये हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है, ठीक, ये प्रिंसिपल बताता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स। क्या करना है? ये प्रिंसिपल फ्योल साहब कहते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अवेलेबल टास्क है, जो भी अवेलेबल वर्क है, उस वर्क को हमें हमेशा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लीजिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे काम होंगे, तो जाहिर सी बात है हमने वर्क को डिवाइड किया। परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बनाया। तो क्या डिवाइडेशन ऑफ वर्क है। फिर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने उसको डिवाइड किया, वर्क को उसके अंदर भी हमने क्या किया? डिवाइड किया कि रॉ मटेरियल की परचेजिंग कौन करेगा, ठीक है, फिनिश गुड्स की परचेजिंग कौन करेगा, अगर कोई एसेट्स परचेज होना तो उसको कौन परचेज करेगा, रिपेयर रिलेटेड गुड्स परचेज करने तो कौन करेगा। ठीक है, ये भी हमने क्या किया? कैटेगराइज। तो यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट, सो दैट, क्यों किया जा रहा है? व्हाई वी आर डिवाइडिंग द वर्क इनटू अ स्मॉल पार्ट। हम इसलिए वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट किया जा सके। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। कौन सा है? परचेज है, सेल है, मार्केटिंग है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हर डिपार्टमेंट के लिए हमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट करना है। एक ए इसको बी परफॉर्म करेगा, इसको सी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन हर एक टास्क को अलग अलग अपॉइंट परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। वो क्या है? अपने टास्क में स्पेशलाइज्ड है। दे हैव फुल नॉलेज अबाउट द परचेज, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे। तो हमने जो वर्क डिवाइड किए स्मॉल पार्ट्स में, इसीलिए डिवाइड किए हैं कि हर एक काम को, हर एक इंडिविजुअल टास्क को करने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकें। किसे अपॉइंट कर सकें? स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकें। समझ में आ रहा है यहां पे? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? तो ये तो बात हो गई हमारी डिवीजन ऑफ वर्क की। जैसे भी यहां पे देखिए, स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी व्हेन एम्प्लॉइज फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, दे डेवलप एक्सपर्टीज एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट इन लेस टाइम, द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी भी वर्क को कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन करेगा, कौन करेगा? स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और टाइम पे वर्क होगा। कैसे होगा? ऑन टाइम वर्क कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी बातें कब होंगी? जब वर्क डिवीजन ऑफ वर्क होगा। क्या होगा? सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल बाय द हेनरी फ्योल। कौन दे रहा है ये? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी बात करते हैं हम लोग? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्लियर? करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? यहां पे दो वर्ड हैं। एक वर्ड है आपका अथॉरिटी और एक वर्ड है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। पावर टू टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है? क्लियर? किसी भी डिसीजन लेने की पावर जो आपके पास है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पे आप, अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, इट मींस यू हैव अथॉरिटी। यू हैव अथॉरिटी।
अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वर्ड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर आप लाइबल है, ऑब्लिगेट है, देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। काम को पूरा करने की जिम्मेदारी क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लायबिलिटी भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, ये सारे सिनोनिम वर्ड्स हैं, इन्हें हम अपनी डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस जिम्मेदारी, किसी भी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, यानी लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट? तो अब यहां पे जो आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल नाम ही ऐसा है, नाम में ही आंसर है, इस नाम में ही आंसर है। क्या आंसर है? देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहता है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी भी वर्कर को अगर कोई टास्क ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रांसफरिंग द टास्क टू एनी एम्प्लॉय, एनी सबऑर्डिनेट, भाई अपना टास्क कौन ट्रांसफर कर सकता है? एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को। भाई प्रिंसिपल किसी टीचर को तो वर्क देगी, चेयरमैन प्रिंसिपल को वर्क देंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को वर्क देगा, वाइस प्रिंसिपल टीचर को वर्क देगा, यानी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करेंगे वर्क। लेकिन हम सबऑर्डिनेट को टास्क तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको टास्क ट्रांसफर करने के साथ साथ हमने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दिस टास्क, बट यू आर नॉट गिविंग देम पावर टू टेक डिसीजन। आपने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होना है, ठीक है, और आपके स्पोर्ट्स टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना है, बट ही डिडंट हैव पावर टू टेक डिसीजन कि ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना है या ये खरीदना है या चूना खरीदना है डालने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। उसके लिए भी उसको पूछने जाना है हर बार। टीचर को क्या जाना है? आपके टीचर को जाना है पूछने बार बार प्रिंसिपल के पास या चेयरमैन के पास, सर चूना खत्म हो गया, मंगा ले क्या? बैट नहीं, बैट मंगा ले क्या? अब हर चीज के लिए अगर उसको पूछना पड़ेगा तो वर्क क्या होगा? डिले होगा। क्या होगा? वर्क डिले होगा। आ गई बात समझ में? इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उतनी ही पावर भी दें उसको डिसीजन लेने की। लेकिन ये भी कहता है कि पावर कभी भी ज्यादा नहीं देनी है और ना ही कम देनी है। क्यों? अगर आप ज्यादा पावर दे देंगे तो क्या करेगा? आपको अगर ज्यादा पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उस पावर का मिसयूज करेंगे। क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। और मिसयूज करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए प्रिंसिपल कहता है कि किसी को भी अगर हम कोई टास्क दे रहे हैं, सो वी शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उतनी ही अथॉरिटी भी दें। यहां तक किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन आर देयर, इट विल बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन का मतलब यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, जो भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ऐसा नहीं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन केवल एम्प्लॉइज के लिए है, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑल्सो। आ गई बात समझ में? जो कंपनी की हायर अथॉरिटीज हैं उन्हें भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स नहीं है, प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फ्रेम किए गए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता। अब जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपल से आपके स्कूल की बात करें, स्कूल में आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, लंच का टाइम फिक्स है, सारे पीरियड फिक्स हैं। ये क्या है? डिसिप्लिन ही तो है। एक सिस्टमैटिक मैनर में आपका पूरा जो वर्किंग सिस्टम का है, वर्किंग सिस्टम है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। वही क्या है? आपका डिसिप्लिन है।
अगर स्कूल में मान लीजिए टाइम ना हो, ये डिसाइड ना किया जाए कि ये आने का टाइम है, जाने का टाइम है, तो बच्चे के जब नींद खुलेगी तब चला आएगा, है ना? जैसे अक्सर कॉलेजेस में होता है ना? जब मन किया, पढ़ने का मन नहीं है, चलो घर चलते हैं, घर चले गए, नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। तो ये नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह से एम्प्लॉय करने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर करेगा कि नहीं? हमारा वर्क हैम्पर होगा कि नहीं? हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होगा कि नहीं? सो प्रोडक्शन कम ना हो, प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो, हमारा कम टाइमली, हमारा जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, इसलिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने चाहिए अपने वर्कर से। और ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है। क्या कह रहा है? एम्प्लॉयज मस्ट रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। Discipline depends on good supervision, fair agreements, and the judicious use of penalties. Without it, organization collapse into a chaos. वही तो बात कर रहे हैं जो मैंने कहा। अगर कोई वर्कर रूल्स फॉलो नहीं करता है, we should fine, we should put a fine, we should penalize him. अगर हम एक को पेनलाइज नहीं करेंगे, एक को हम फाइन नहीं लगाएंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे, तो दूसरे लोग भी रूल्स ब्रेकअप करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिसिप्लिन क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रॉपर मैनर में होती रहे, तो उसके लिए हमें वर्कर्स को क्या करना है? वर्कर्स को हैबिचुअल बनाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। आ गई बात समझ? क्लियर है? यहां पे किसी को डाउट है? बोले श्योर नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल कहता है कि एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक सबऑर्डिनेट का केवल एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कोई वर्कर जो है वो कोई दो लोगों से कभी भी ऑर्डर नहीं रिसीव करेगा। अगर एक वर्कर को दो अलग अलग बॉस से ऑर्डर रिसीव होगा तो वो कभी भी वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो ऑर्डर बॉस से ऑर्डर रिसीव हो रहा है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, और एक तरफ आपके मैनेजर हैं, ठीक, ये दोनों अलग अलग पोजीशन के हैं। मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं, प्रिंसिपल के बाद आप, मैनेजर के बाद आपके कौन आते हैं? प्रिंसिपल, ठीक। अब प्रिंसिपल के बाद आप हैं वर्कर, यानी वर्कर यानी यहां टीचर है, ठीक। अब मान लो कोई ऑर्डर मैनेजर, प्रिंसिपल ने कहा कि दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड। प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर दिया वर्कर को कि ये सिलेबस इस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। कुछ देर बाद मैनेजर ने कहा कि नहीं, ये काम इस डेट पे नहीं, इस डेट पे कंप्लीट होना चाहिए। सो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो वर्कर को क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, करूं क्या? मेरा इमीडिएट सुपीरियर कह रहा है कि ये करना है, लेकिन मेरे बॉस का बॉस कह रहा है कि ये करना है, तो अभी किसको मानने का है? तो पता वो किसी को नहीं मानेगा, वो दोनों को टहला देगा। दोनों क्या करेगा? टहला देगा। बोला, जब प्रिंसिपल पूछेगी सर ये हुआ कि नहीं हुआ, मैडम आप तो ऐसा करेंगे, सर ने कहा ऐसा होगा, तो अब मैं हो गया कंफ्यूज, तो करना क्या है, इसलिए मैंने वहीं रोक दिया। पहले क्लियर करना करना क्या है। तो इससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हैम्पर हुआ कि नहीं? अब इसमें और क्या होगा? ईगो क्लैश क्रिएट होता है। क्या होता है? अब प्रिंसिपल और मैनेजर के बीच क्या है? देयर मे बी ए चांसेस ऑफ ईगो क्लैश। ईगो क्लैश क्रिएट होगा कि नहीं? बोले अच्छा, मेरे ऑर्डर को बाईपास कर दिया इन्होंने, मेरे ऑर्डर को डिसमेंटल कर दिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं कि एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देयर बॉस ओनली, देयर इमीडिएट बॉस ओनली। इमीडिएट मतलब जस्ट अपने बॉस का ऑर्डर रिसीव करना है। आ गई बात समझ में? क्लियर? अपने बॉस के बॉस का ऑर्डर हमें रिसीव नहीं करना है। ये हालांकि उसको, अगर उसके बॉस का बॉस ऑर्डर देगा वर्कर को तो सुनेगा, वो तो वर्कर है, वो तो सुनेगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बॉस की। और उसके बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब सबऑर्डिनेट को ऑर्डर केवल एक आदमी दे, दो लोग ना दे। कई बार ऐसा होता है। अभी मैं एक तुम्हें रिसेंट एग्जांपल देता हूं। एक बार ऐसा हुआ हमारे यहां स्कूल में, क्या हुआ कि ये हुआ कि सबको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, सभी टीचर्स ने प्रोजेक्ट फाइल दे दी, सब कुछ हो गया, अनाउंस हो गया। अब हमारे चेयरमैन सर गए, किसी बच्चे ने उनको फोन कर दिया होगा या किसी बच्चे ने उनसे कहा होगा कि सर टाइम नहीं है, फाइल कैसे बनाए, हमारे पास टाइम नहीं बचा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने डायरेक्टली बच्चे से कह दिया, तो ये क्या हो गया? यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया? वायलेट हो गया।
ऑर्डर उनको डायरेक्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए था, उनको किसको देना चाहिए था? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ऑर्डर देती किसको? टीचर को। तब वो बच्चे को कन्वे होता। तो क्या होता? एक चेन फॉलो होती, उससे मिसकम्युनिकेशन। अब टीचर कंफ्यूज है, यार हमें तो प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं हम इंटरनल मार्क्स कैसे देंगे? क्योंकि उससे डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया, डायरेक्ट किससे कहा गया? बच्चे से। तो टीचर ने कहा नहीं मुझे तो फाइल चाहिए। अब बच्चा कंफ्यूज, मैं फाइल बनाऊं या ना बनाऊं, मैं करूं क्या? नहीं बनाऊंगा तो टीचर नंबर नहीं देगा, और गौरव सर तो कह रहे हैं ना बनाओ, चल भी जाएगा तब भी। तो ये क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे में क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ऑर्डर एक चेन के थ्रू आना चाहिए। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मींस टू फॉलो द चेन। आ गई बात है? यानी एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, वो उसके बॉस के बॉस से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं रिसीव करेगा। ये कौन कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कौन सा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आ रहा है? जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, एवरीवन इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अभिषेक, ठीक है, अभी तुम दोनों को सेम डायरेक्शन घुमा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से सुन लो, ठीक है। बिजनेस में कुछ इतना ज्यादा होता नहीं है, बस प्रॉब्लम यह कि आप लोग सुनते नहीं है, इसलिए आप सीखते नहीं है कभी। क्या बात करें हम लोग? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एवरीवन, एवरी इंप्लॉय, एवरी वर्कर, एवरी मैनेजमेंट, एवरी मैनेजर, एवरी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवन मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई सभी लोग अगर केवल अपना अपना पर्सनल टारगेट अचीव करने में लग जाएंगे, पर सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहेगा मुझे सेल करना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बस बेचना है, बेचने पे ध्यान दे रहा है। प्रोडक्शन वाला कहेगा मुझे बस बनाना है, बनाने पे ध्यान देना है, बस ज्यादा से ज्यादा बनाना है। अगर सब इस तरह से फोकस करने लग गए, सब अलग अलग प्लान पे फोकस करेंगे, तो क्या कभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा? नहीं। अगर हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सेल हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग हो, ठीक है, या फाइनेंस हो, एवरी डिपार्टमेंट शुड फोकस ऑन सेम डायरेक्शन। देखिए हर प्रिंसिपल की एक पंच लाइन है, एक कह सकते हैं की लाइन है। जैसे इसमें क्या की लाइन है? वन हेड वन प्लान। क्या है? वन हेड वन प्लान। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, वन हेड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी दो प्लान रन नहीं होने चाहिए। आ गई बात समझ में? अगर हम दो अलग अलग प्लान रन करेंगे तो कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो, तो उसके लिए हमें सभी डिपार्टमेंट को सेम डायरेक्शन में मूव करना होगा। एवरीवन शुड फॉलो द सेम प्लान, एक ही प्लान सबको फॉलो करना चाहिए। ये कौन कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। आ गई बात समझ में? अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं, देन वी कैन एलिमिनेट द डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। डुप्लीकेसी मतलब एक ही काम को दो लोग नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? जब सब लोग एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, और एक काम अगर कोई ऑलरेडी परफॉर्म करे, तो हम फिर उस काम को दोबारा क्यों करेंगे? हम कोई और काम करेंगे उसी टारगेट को अचीव करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है यहां पे? तो ये क्या है आपका? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका पूरा नाम है, इसमें पूरा नाम नहीं लिखा है, ठीक है, इससे पता लगता है यही कमजोर है थोड़ा। इसका पूरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी वर्कर हो, कोई भी मैनेजर हो, हर मैनेजर, वर्कर, डिपार्टमेंट को हमेशा अपने पर्सनल गोल को साइड में रखना है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। हमें कभी भी अपने पर्सनल गोल को सेटिस्फाई नहीं करना है, पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने पे फोकस नहीं करना है। पहला टारगेट है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो, देन उसके बाद हम अपने पर्सनल टारगेट को फुलफिल करेंगे। आ गई बात समझ? तो ये कैसे हम इसको देखिए, इसके एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए अब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, ठीक है। अब आप स्कूल चला रहे हैं, आपको अपने स्कूल के लिए क्या चाहिए? ड्रेस चाहिए। और आपका एक दोस्त है जिसकी ड्रेस की शॉप है,
कपड़े की दुकान है, आपका दोस्त वही ड्रेस 500 रुपए में दे रहा है और वही ड्रेस आपको एक दूसरी दुकान से 450 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो अब आप एज ए प्रिंसिपल, आपने आप प्रिंसिपल है स्कूल के, आपने अपने दोस्त का फायदा कराने के लिए 500 रुपए में ले ली, तो यहां पे ये प्रिंसिपल क्या होगा, वायलेट होगा। क्या होगा, वायलेट होगा। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त की ना अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट आप चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति से लेंगे जो 450 रुपए में दे रहा है। हम किसे लेंगे, जो 450 रुपए में दे रहा है। क्लियर। तो एक व्यक्ति से हमें 500 रुपए में वही चीज मिल रही है, एक से 450 में मिल रही है, तो हम किसे फॉलो करेंगे, 450 में। अगर हम इससे ले रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आपने पहले से कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा था, आपका मन था कि चले मनाली में घूम के आएंगे गर्मियों की छुट्टी में, है ना, बच्चों की छुट्टी हो रही है, मनाली का आपने रिजर्वेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया। अब अचानक से आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट की डील आ गई, या किसी कंपनी के साथ आपकी डील फाइनल होना है, और जिस समय आपने छुट्टी अप्लाई करी उसी टाइम को कंपनी आ रही है, और वो टेंडर जो है करोड़ों का टेंडर है कंपनी का। तो कंपनी ने आपसे कहा कि देखिए टेंडर तो आपको ही कराना था, आप ही उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो आपको छुट्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। तो अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं मैं तो छुट्टी ले रखा था, मैं नहीं जानता, मैं तो जाऊंगा, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको वायलेट कर रहे हैं, मतलब ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वहां खुद गए अपने बॉस से, नहीं नहीं सर ऐसा करता हूं, मैं छुट्टी बाद में चला जाऊंगा, अभी कैंसिल करता हूं, पहले काम निपटाता हूं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं। किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने पर्सनल एम को आप क्या कर रहे हैं, किनारे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप ये प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।